नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की। और ये चैप्टर रिलेटेड है पूरे विश्व की जनसंख्या से, उसके वितरण से, घनत्व से और जनसंख्या में वृद्धि से। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम समझेंगे कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, और वितरण के साथ घनत्व के बारे में भी समझेंगे। इसके पश्चात हम समझेंगे कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखेंगे। ग्रोथ के साथ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज को समझेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। इसके बाद माइग्रेशन या प्रवास के बारे में सीखेंगे। एक थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो जनसंख्या के बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में व्याख्या करती है। इस सिद्धांत के बारे में भी समझेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि जो जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो विश्व में जनसंख्या का जो भी वितरण है, तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि किसी भी कंट्री के लिए एक रियल वेल्थ होता है, वास्तविक संपदा यही है। क्योंकि जनसंख्या जितनी ही ज़्यादा कुशल होगी, वो देश अपने संसाधनों को उतना ही ज़्यादा विकसित कर सकता है, और वो विकास के पथ पे उतना ही ज़्यादा अग्रसर होगा। तो किसी भी कंट्री के लिए जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये उस कंट्री का संसाधन है। ये जनसंख्या पूरे विश्व में एक समान वितरित नहीं है। और इस संदर्भ में एक जीबी क्रेसी का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। वैसे स्टेटमेंट तो एशिया पे है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड पे लागू होता है। तो उन्होंने कहा कि एशिया हैज मेनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर मेनी। तो मतलब ये हुआ कि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक है और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। तो ये कम और अधिक दोनों ही जनसंख्या के क्षेत्र पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उसका घनत्व तो उस प्रदेश के सारी जनांकीय विशेषताओं की व्याख्या करता है। इस वितरण प्रतिरूप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि लगभग 90% पूरे विश्व की जनसंख्या विश्व के केवल 10% हिस्से पे निवास करती है। यानी इसको अगर उल्टे से देखा जाए तो 10% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 90% एरिया पे निवास करती है। यानी किस तरह से असमान वितरण है कि 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर निवास करती है, और वो क्षेत्र कैसे कैसे विस्तृत हैं इसको हम लोग समझते हैं। ये 2024 का वर्ल्ड पॉपुलेशन मैप है। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या को कलर के हिसाब से शो किया गया है। तो ये जो सबसे डार्क कलर है, ये जनसंख्या 1 बिलियन से ज़्यादा है, यानी 1 अरब से अधिक है। और इसमें बेसिकली दो कंट्रीज हैं, एक है हमारा इंडिया और एक है चाइना। ये पहले नंबर पे और चीन इस समय दूसरे नंबर पे है। रिसेंटली अभी इंडिया ने चाइना को पार कर लिया। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन, और चाइना की जो पॉपुलेशन है 1.42 बिलियन। इसके साथ ही जो दूसरा कलर है, दूसरे कलर में जो 200 बिलियन से अधिक के जनसंख्या के एरिया हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यहाँ अफ्रीका में है इथियोपिया। तो इन कंट्रीज को रख सकते हैं 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या के ग्रुप में। तो बेसिकली जो घने क्षेत्र हैं, ये एशिया वाले क्षेत्र में विश्व में जो सबसे टॉप 10 जनसंख्या के क्षेत्र हैं, उसमें से 6 एशिया में स्थित हैं। तो इस तरह से जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान तौर पे फैला हुआ है। और इस वितरण को हम लोग इस डाटा की सहायता से देख सकते हैं। तो ये भी डाटा जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है इंडिया, जिसकी 2024 में पॉपुलेशन है 1.450, दैट्स ये बिलियन में है। चीन का है 1.419, लगभग 1.42 बिलियन। और इसके बाद जो अमेरिका है, ये आ गया 345 मिलियन, या बिलियन में देखेंगे तो 0.345 बिलियन। तो तीसरे स्थान पे अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है भारत और चीन की तुलना में। चौथा स्थान है इंडोनेशिया, अगेन इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का ही देश है। पाकिस्तान, ये भी एशिया महाद्वीप का देश है। नाइजीरिया, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसके बाद ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका का मोस्ट पॉपुलस कंट्री।
फिर बांग्लादेश अगेन इन एशिया। रूस को भी हम लोग एशिया में सम्मिलित कर सकते हैं। वैसे रूस की अधिकतर जनसंख्या रूस के पश्चिमी भाग में रहती है जो यूरोप का भाग है, लेकिन इसको सम्मिलित किया जा सकता है। और इथियोपिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग। तो इसमें हम देख सकते हैं लगभग 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो एशिया से बिलोंग करती हैं। तो बट नेचुरली एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। इन 10 देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस जनसंख्या वितरण को प्रति इकाई समझने के लिए हम लोग जनसंख्या घनत्व समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। हर क्षेत्र की एक क्षमता होती है जनसंख्या को सपोर्ट करने की, और ये क्षमता लिमिटेड होती है। तो कोई भी कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर एरिया कितनी जनसंख्या को सपोर्ट कर सकता है, ये हम नापते हैं डेंसिटी से या घनत्व से। और जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है कुल जनसंख्या में एरिया से भाग देके, क्षेत्रफल से भाग देके। तो यह डेंसिटी कुछ अलग तरह से निकलती है, और इसका प्रतिरूप ही वास्तविक जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। क्योंकि अभी जो पिछले मैप में हमने देखा था, वो पूरे देश में वो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन था। तो टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री में भी कहीं विशेष क्षेत्रों में निवास करती है, और ये हमको पता चलता है प्रति इकाई जनसंख्या के काउंट से, जिसको हम लोग जनसंख्या घनत्व के रूप में देख सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग इस मैप पे देखते हैं। तो ये मैप नासा के द्वारा तैयार किया गया है, और ये 2024 के लिए है। बेसिकली इसमें 2023 तक आंकड़े प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे जैसे कलर डार्क होता गया है, घनत्व बढ़ता चला गया है। और इस एरिया में हम देखते हैं कि भारत और चाइना अगेन ये सबसे ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा जो घनत्व का क्षेत्र मिलता है वो यहाँ पे मिलता है पश्चिमी यूरोप, और उससे कुछ कम घनत्व का क्षेत्र मिलता है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। तो सबसे ज़्यादा घनत्व इधर हमको मिलता है दक्षिण एशिया में, फिर इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ये कुछ संकुल हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अभी हमने देखा था कि टोटल वर्ल्ड की 90% जनसंख्या वो रहती है विश्व के 10% एरिया में। तो कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ही अधिक पाया जाता है। इस जनसंख्या के घनत्व को हम लोग समझेंगे, या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के द्वारा। इस वितरण मानचित्र को आप विश्व के भौतिक मानचित्र के साथ रख के देखिए। ये पूरे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद ये डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पे ये कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो अमेजन बेसिन, जिसको सेलवाज कहते हैं और विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आधा से अधिक भाग ये डेजर्ट एरिया है। तो जहाँ की जलवायु बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो वहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत कम है। और साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं राकी पर्वत है, यहाँ पे देखते हैं एंडीज पर्वत है, एंडीज के साथ यहाँ पे मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। यहाँ पे ये पूरा मध्य एशिया, ये हाईलैंड है जहाँ की जलवायु बहुत ही ज़्यादा कठोर है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा शीत मरुस्थल जैसी स्थिति है। तो जहाँ पे प्राकृतिक दशाएं मनुष्य के अनुकूल नहीं है, वहाँ मानव जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम है, और ये घनत्व के रूप में देखा जा सकता है। ये भारत, चीन, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे समतल मैदानी भाग हैं, नदियों द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही साथ परिवहन नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, और कहीं पे नदियाँ आंतरिक जल मार्गों के रूप में भी काम करती हैं। तो ये कारण है जनसंख्या के कुछ जगहों पे बसने के लिए। और इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ही एरिया है जहाँ पे जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है। ये ब्राज़ील का एरिया है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मोस्टली समशीतोष्ण या उष्ण शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र हैं। तो जलवायु ने निर्धारित किया है कि मनुष्य कहाँ पे बस सकेगा। जलवायु के अलावा और भी कई सारे कारक हैं जिनको हम लोग समझते हैं इस फ्लोचार्ट की सहायता से। तो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन के वितरण को प्रभावित करने वाले, तो ये 3 ग्रुप में रखा जाता है। पहला है भौगोलिक फैक्टर या भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक,
और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो जो भौगोलिक कारक हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जल हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और यही कारण है कि मनुष्य की जो प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई वो नदी की घाटियों में विकसित हुई। और बहुत सारे नाम हैं इसमें, जैसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ह्वांगहो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के कारण थी, दजला फरात की सभ्यता या जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो ये सभ्यताएं जल की उपलब्धता के कारण ही नदी घाटियों में विकसित हुई और साथ ही साथ कृषि का प्रारंभ भी नदी घाटियों से हुआ। तो नदी घाटियां पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या के केंद्र हैं। दूसरा इसमें है लैंड फार्म्स या स्थलाकृति किस तरह की है। और स्थलाकृतियों में अभी जस्ट हम पिछले मैप पे देखें तो जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही कम है। कारण क्या है कि वहाँ पे लाइफ बहुत टफ हो जाती है। ज्योग्राफी की स्टडीज ये शो करती हैं कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या 500 मीटर हाइट के नीचे रहती है। ये 500 मीटर की हाइट समुद्र तल से लिया गया है और इसमें भी लगभग 50% से अधिक की जनसंख्या 200 मीटर हाइट के नीचे रहती है। तो ये 200 मीटर की हाइट का लैंड फॉर्म क्या होगा? मैदानी भाग। तो विश्व के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ही अधिक पाया जाता है। तीसरा इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट या जलवायु के बहुत सारे तत्व होते हैं। इसमें दो तत्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है रेनफॉल या वर्षा और दूसरा होता है तापमान। तो जहाँ पे तापमान मनुष्य के रहने के लायक है वहाँ पे जनसंख्या का वितरण घना है और जहाँ की तापमान और वर्षा और भी जलवायु दशाएं बहुत ही ज़्यादा ह्रास हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। और ये हमने देखा था डेजर्ट एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बहुत ही शीत प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। इसके बाद सॉइल। तो मृदा अगर उर्वर है तो वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, क्योंकि आज भी पूरे वर्ल्ड में लगभग आधी जनसंख्या ऐसी है जिनके जीवन निर्वहन का आधार कृषि कार्य है और यह कृषि कार्य जलवायु की उपलब्धता में उर्वर मृदा में ही संभव हो सकता है। तो यही कारण है कि जो नदी घाटियां हैं वो उपजाऊ मृदा के कारण विश्व के सबसे ज़्यादा घने बसे क्षेत्र हैं और नदियों के डेल्टाई भाग इसके उदाहरण हैं। जैसे भारत में अगर देखते हैं तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं जनसंख्या घनत्व तो हमारा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा घना बसा हुआ है। चीन का जो पूर्वी भाग है जहाँ पे नदियों के डेल्टाई भाग पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण है। अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर पे, मिनरल्स पे। तो जहाँ पे भी खनिज पदार्थों की उपलब्धता रही है और उपलब्धता को विदोहन करने की तकनीकी क्षमता रही है वहाँ पे बस्तियाँ बसती गई और जनसंख्या वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती चली गई और विश्व के जितने भी खनिज संपन्न क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती गई। तो इसका एक उदाहरण है, जैसे अफ्रीका का हमने नक्शा देखा, अफ्रीका का डेंसिटी सबसे कम है लेकिन अफ्रीका में जैसे एक क्षेत्र है कटंगा क्षेत्र बेसिकली तांबे के लिए है। तो कटंगा क्षेत्र में तांबे के खनन के लिए बहुत सारी जनसंख्या पलायन कर गई। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी भाग में क्षेत्र हैं जैसे ब्रोकन हिल है, चांदी का और डायमंड का वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कारण क्या है कि जहाँ मिनरल्स मिले उद्योग वहाँ विकसित होते चले गए और उद्योगों के विकसित होने से बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। तो जो यूरोप में जनसंख्या अधिक होने का जो कारण है वो बेसिकली कारण है अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। यूरोप में बहुत बड़े बड़े शहर बने स्पेशली औद्योगिक क्रांति के बाद। इसी तरह से भारत में छोटा नागपुर का रीजन है जो खनिज संसाधन से काफ़ी ज़्यादा आच्छादित है और उसके कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बने हुए हैं। उद्योगों के कारण बहुत सारे नगर बने और ये नगर जनसंख्या की शरण स्थली हैं। तो ये दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहला है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। तो धर्म सदैव से ही मनुष्य को आकर्षित करता रहा है और इस समय हम देख सकते हैं एक कंट्री जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, इजराइल। तो इजराइल बेसिकली ऐसा देश है जो
पूरे विश्व से यहूदियों को आकर्षित करता है, क्योंकि उनके धर्म स्थल और पवित्र स्थल भी उस क्षेत्र में है और वो प्राचीन यहूदी धर्म का वो केंद्र रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे कंसंट्रेट होती गई। इसी तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जो उपद्रव होते हैं सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, अस्थिर जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ से लोग धीरे धीरे निकलते जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान है, अफ्रीका में सूडान है। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बाहर के देशों की तरफ रुख कर रही है। तो जिन क्षेत्रों में शांति होती है वहाँ जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो क्षेत्र अशांत होते हैं वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा इसमें है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। सरकारी नीतियों में सरकारें माइग्रेशन को हतोत्साहित कर सकती हैं, प्रोत्साहित कर सकती हैं, लोगों को एक जगह से उठा के दूसरे जगह डिस्प्लेस कर सकती हैं, या बहुत सारी सरकारी नीतियां जनसंख्या को रोकने के लिए हो सकती हैं। जैसे चीन की एक बहुत ही फेमस नीति रही है वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से चीन में जनसंख्या काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गई, और अभी उसका परिणाम क्या है कि चीन की जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। जैसे पिछले साल की तुलना में चीन की जनसंख्या कम हुई है। चीन और रूस, जब टॉप 10 की कंट्रीज का लिस्ट हम देखें उठा के, तो चीन और रूस उसमें दो ही देश हैं जिनकी जनसंख्या कम हुई है। और इसके साथ ही साथ और उदाहरण ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की माइग्रेशन पॉलिसी, जो बाहरी देशों के लोगों को बसने के लिए अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही कम है। अब डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज पे। तो जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन दोनों एक ही बात है। तो यह बेसिकली पूरे जनसंख्या में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ये परिवर्तन को शो करता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी कुल संख्या में परिवर्तन, और वो परिवर्तन कब का, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में, 10 साल में, ये हम मेजर कर सकते हैं। और ये चेंज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। या तो जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ गई, किसी क्षेत्र की कम हो गई। तो कम होने पे निगेटिव चेंज, अधिक होने पे पॉजिटिव चेंज। और यह चेंज किसी क्षेत्र के लिए उसके आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड को प्रदर्शित करता है। कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो जनसंख्या भूगोल में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि होती है एक निश्चित ही समयांतराल में कुल जनसंख्या में परिवर्तन, और ये ग्रोथ हमने देखा या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि दर है ये कुल जनसंख्या के सापेक्ष परिवर्तन है जो हम व्यक्त करते हैं प्रतिशत में। तो ये दिखाता है कि जनसंख्या बढ़ी है या घटी है, तो कितने प्रतिशत घटी या बढ़ी है, तो इसको हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं। इसके साथ ही साथ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को जन्म और मृत्यु का अंतर से प्रदर्शित करते हैं। बर्थ और डेथ, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल ग्रोथ या प्राकृतिक वृद्धि। एक्चुअल ग्रोथ जो होता है, एक्चुअल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ और प्लस माइग्रेशन, यानी उस क्षेत्र में कितने बाहर से लोग आ रहे हैं या बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो माइग्रेशन को अभी हम समझते हैं इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एमिग्रेशन और दूसरा होता है इमिग्रेशन। जो एमिग्रेशन होता है वो आउट माइग्रेशन को शो करता है, यानी किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां से जनसंख्या कहीं और चली जाती है। और इमिग्रेशन होता है जहां पे जनसंख्या आ रही है, यानी ए प्लेस से अगर बी प्लेस पे जनसंख्या जा रही है तो ए क्षेत्र से इमिग्रेशन हुआ जबकि बी पे इमिग्रेशन हुआ। तो ये माइग्रेशन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, तब जो दर जो चेंज निकलता है वो एक्चुअल ग्रोथ होती है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और या फिर दूसरे देशों से लोग आके प्रवास कर जाएं, तो ये होता है पॉजिटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है कि डेथ रेट ये हाई हो बर्थ रेट से, और या फिर बहुत सारे लोग उस देश को छोड़ के अन्यत्र चले जाएं। तो इस स्थिति में जो ग्रोथ होगी वो हमारी निगेटिव ग्रोथ होगी। तो ये सारे टर्म्स यूज होते हैं पॉपुलेशन की ज्योग्राफी में। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज।
जो जनसंख्या परिवर्तित होती है उसके घटक कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्यतया 3 घटक हैं। पहला घटक है बर्थ, दूसरा घटक है डेथ और तीसरा घटक है माइग्रेशन। यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 घटक होते हैं किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन के। तो जो बर्थ रेट होता है, बर्थ होता है, जो जन्म होता है, वो बेसिकली उसको सीबीआर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको कहा जाता है अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट को हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जो जिंदा जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और ये संख्या निकाली जाती है पर 1000 पॉपुलेशन पे। तो इसका ये सीबीआर निकालने का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन और इनटू 1000। तो ये पर 1000 पे निकालते हैं इसको। और ये बेसिकली जो पॉपुलेशन होती है वो पूरे वर्ष में तो परिवर्तित होती है, वर्ष के प्रारंभ में कुछ और रहेगी, वर्ष के अंत में कुछ और रहेगी। तो ये बेसिकली लिया जाता है मिड ईयर का पॉपुलेशन लिया जाता है इसमें, जो उस वर्ष के मध्य का जनसंख्या हो। इसी तरह से जो क्रूड डेथ रेट है या अशोधित मृत्यु दर इसको कहते हैं, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और ये भी निकाला जाता है 1000 पे। तो सीबीआर और सीडीआर ये 2 इंडिकेटर हैं जन्म और मृत्यु के। जो तीसरा इंडिकेटर है माइग्रेशन, या इसको हम लोग कहते हैं प्रवास। तो प्रवास बेसिकली किसी भी स्थायी निवास के क्षेत्र से कहीं और जाने की क्रिया को प्रवास कहा जाता है। और ये प्रवास राष्ट्रीय हो सकता है, प्रादेशिक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, और ये अस्थायी रूप से हो सकता है या स्थायी रूप से हो सकता है, और विभिन्न विभिन्न कारणों के कारण हो सकता है। तो एक जगह से दूसरे जगह का मूवमेंट प्रवास कहलाता है। जिस प्लेस से मूवमेंट शुरू होता है, जैसे प्लेस ए से मूवमेंट हुआ प्लेस बी पे, तो प्लेस ए को कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल, और प्लेस बी कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थल। यानी कि अगर भारत से अमेरिका पॉपुलेशन का प्रवाह हो रहा है तो भारत हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और अमेरिका होगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जब ए से जनसंख्या जाती है तो इसको कहा जाता है एमिग्रेशन, और जब बी पे जनसंख्या पहुंचती है उस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। तो ये प्रवास के 2 रूप हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। यह प्रवास मौसमी हो सकता है, या फिर अस्थायी रूप से हो सकता है, या कंप्लीटली स्थायी रूप से हो सकता है। और ये ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, नगरी से नगरीय क्षेत्र में, नगरी से ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे भारत में महिलाओं की शादी होती है अधिकतर राज्यों में, तो एक महिला या एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल में चली जाती है। तो इस तरह का प्रवास ये परमानेंट हो गया। कुछ समय के लिए अपने मायके आती है, वो सीजनल हो गया। तो भारत में शादियां ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का एक अच्छा उदाहरण है। अब इस प्रवास के 2 रूप हैं। एक होता है हमारा इमिग्रेशन, या इसको कहते हैं आप्रवास। इसमें माइग्रेंट होता है, जो प्रवासी होता है वो किसी नए स्थान पे जाता है। और दूसरा है एमिग्रेशन, या इसको कहते हैं उत्प्रवास, बाहर की ओर प्रवास। तो इसमें माइग्रेंट मूव करता है एक प्लेस से बाहर की तरफ। तो ये प्रवास के ही दोनों रूप हैं, 2 अलग अलग शब्दों के माध्यम से। और ये प्रवास होता क्यों है? इस प्रवास के कारण पुश ऑफ पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक, पुल फैक्टर यानी अपकर्ष कारक जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और पुश माने धक्का देना, जो अपने से दूर धकेलने का काम करते हैं। तो इस धक्का देने वाले कारक में या पुश फैक्टर में, जैसे बेरोजगारी होगी तो लोग धीरे धीरे उस क्षेत्र को छोड़ना शुरू करते हैं। पुअर लिविंग कंडीशन, जब जीवन का निर्वहन अत्यंत ही खराब कंडीशन में हो। इसके बाद पॉलिटिकल टर्माइल, राजनीतिक अस्थिरता, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, जो जलवायु मनुष्य के सूटेबल ना हो, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां, और सोशल इकोनॉमिक पिछड़ापन। तो ये सारी कंडीशन जहां होंगी वो पुश फैक्टर के तौर पे काम करता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं।
कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, तो जो अफगानिस्तान में एंटी तालिबान का ग्रुप था वो देश छोड़ छोड़ के बाकी जगहों पे प्रवासित होने लगा। इसी तरह साउथ सूडान एक कंट्री है अफ्रीका में, तो वहाँ से भी लोग जाते हैं। अभी रिसेंटली रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा शरणार्थी पहुंच रहे हैं यूरोप के अन्य देशों में। पुश फैक्टर के जस्ट अपोजिट पुल फैक्टर है। जैसे पुश फैक्टर में हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन पुल फैक्टर जब हम देखते हैं तो देखते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जहां जॉब की संभावना अधिक हो वहां के लोग मूव करते हैं, वहां की ओर मूव करेंगे। बेटर लिविंग कंडीशन की तरफ, पीस और स्टेबिलिटी की तरफ, जीवन की सुरक्षा जहां हो, प्रॉपर्टी हो या जलवायु बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो यहाँ पे लोग मूव करते हैं। तो ये फैक्टर एक ही है। अगर निगेटिव एस्पेक्ट हम देखेंगे तो वो पुश फैक्टर हुआ, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो पुल फैक्टर हुआ। तो यही कारण है कि किसी भी प्रदेश से जनसंख्या दूसरे प्रदेश को स्थानांतरित होती है या प्रवासित होती है। अब जनसंख्या की प्रवृत्तियों से ही संबंधित एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जो जनांकिकीय संक्रमण शब्दावली है, ये वर्ड दिया था वारेन एस थॉमसन ने, और वारेन एस थॉमसन ने ये वर्ड दिया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर व्याख्या की गई वो एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन के द्वारा की गई 1945 में। थॉमसन ने इसको प्रयोग किया 1929 में, और इसकी जो व्याख्या की गई वो नोटेस्टीन के द्वारा 1945 में व्याख्या की गई। तो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो जन्म दर है, मृत्यु दर है और जनसंख्या में परिवर्तन है, ये परिवर्तन एक समय के साथ होता जाता है। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। यह ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से एक रूरल सोसाइटी जिसमें कृषि कार्यों की प्रधानता होती है वो अर्बन सोसाइटी में परिवर्तित होती है, और वो किस तरह से औद्योगिक समाज के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो यह सिद्धांत प्रदर्शित करता है कि किसी समाज में पहले हाई बर्थ रेट रहती है, हाई डेथ रेट रहती है, फिर डेथ रेट में कमी होती है, अंततः बर्थ रेट में कमी होती है, और धीरे धीरे जनसंख्या स्थायित्व की ओर चली जाती है, और जनसंख्या के साथ साथ उसके क्रियाकलापों में भी परिवर्तन आता है। तो बेसिकली ये 3 भागों में बांटा गया है इस सिद्धांत को, जो इस डायग्राम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में हम देख सकते हैं कि ये जो वाई अक्ष है इस पे CBR और CDR दिखाया गया है, यानी क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, और ये शो करता है टाइम को। तो प्रारंभ में जो सोसाइटीज थी स्टेज 1 में, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों ही ज़्यादा हाई थी। तो हाई होने के कारण ये जनसंख्या, इसको कहा जाता है हाई फ्लक्चुएटिंग, यानी मरने वाले की संख्या और जन्म दर दोनों ही अधिक थी, लेकिन जनसंख्या स्थिर थी। यदि इस कर्व के साथ हम लोग टोटल जनसंख्या का वक्र बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये इस तरह से कर्व ये शो करता है टोटल पॉपुलेशन कर्व। इस अवस्था में अभी प्रारंभिक आदिवासी समाज है, जैसे रेन फॉरेस्ट ट्राइब का उदाहरण लिया जाता है। बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश आई थिंक इससे बाहर है। अब यहाँ पे जो स्टेज 2 है, ये इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, या जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई। कारण क्या है कि चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण, जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण डेथ रेट कम हो जाता है। तो डेथ रेट का कर्व नीचे की तरफ आता है, लेकिन बर्थ रेट स्टिल अभी भी हाई रहता है यहाँ तक। तो इस समय जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है हम देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और एक समय के बाद स्टेज 2 में ही, कहीं कहीं विद्वानों ने इसको स्टेज 3 भी बोला है, तो इस तरह से देखेंगे तो स्टेज टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि बर्थ रेट भी धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। तो जब बर्थ रेट गिरना शुरू होगा तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वो धीरे धीरे वृद्धि दर कम होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि जहाँ से स्टेज 3 शुरू होता है, स्टेज 3 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही नीचे हो जाते हैं। और ये अवस्था है जो बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं उनकी, जैसे कनाडा, जापान, USA, और कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूरोपीय देश हैं जहाँ पे जनसंख्या में कमी की प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लग रही हैं, यानी बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो गया है। इसी तरह से ये देखते हैं यहाँ पे कि लो फ्लक्चुएटिंग जनसंख्या है, और ये जनसंख्या बढ़ी हुई मात्रा में होती है, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ती जाती है।
अगर इन स्टेजेस को ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी नीचे थी, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, और जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई जनसंख्या में वृद्धि होती गई, और वही तकनीक, मेडिकल फैसिलिटीज, शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक स्तर, ये सब बढ़ने के कारण फाइनली फिर जनसंख्या स्थिर हुई, लेकिन एक ऊंचे स्तर पे। तो यह सिद्धांत पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि और उसकी प्रवृत्तियों की व्याख्या करता है। अब हम समझेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। इसमें जो पहला उपाय है वो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का है, और इस परिवार नियोजन में विभिन्न जो संसाधन हैं उनका प्रचार किया जाए। इसके साथ जो कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक हैं इनका प्रयोग किया जाए, और एक टैक्स डिसइंसेंटिव होता है, दैट मीन्स कि जो बड़े परिवार हैं उस पर टैक्स का बोझ अधिक किया जाए जिससे उनकी जनसंख्या कम हो जाए। तो ये एक आर्थिक तंत्र होता है जिसमें बड़े परिवारों पे टैक्स हाई रखे जाते हैं। तो इन सब का यूज किया जा सकता है जनसंख्या को रोकने के लिए। अब इस रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। इस थ्योरी को थॉमस माल्थस ने दिया था 1798 में, और ये थ्योरी बेसिकली संसाधनों की उपलब्धता और जनसंख्या की वृद्धि के बीच सहसंबंध पर आधारित है। माल्थस कहते थे कि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या ज्योमेट्रिक क्रम से बढ़ती है, यानी 1, 2, 4, 8, 16 लाइक दैट, ऐसे इसको ज्यामितीय क्रम कहते हैं। और जो संसाधन हैं वो अर्थमेटिक क्रम से या अंक गणितीय क्रम से बढ़ते हैं, तो उनके बढ़ने का क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या बढ़ने की दर संसाधनों के या खाद्यान्नों के बढ़ने की दर की तुलना में बहुत अधिक होती है, और माल्थस मानते थे कि लगभग 25 सालों में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो जनसंख्या और खाद्यान्न और संसाधनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप उत्पन्न होगा, और इस गैप को रोकने के लिए, भरने के लिए प्रकृति खुद ही एक्टिव हो जाती है, और उस एक्टिव को माल्थस ने फिजिकल चेक या पॉजिटिव चेक कहा है। तो इन फिजिकल या जो पॉजिटिव चेक्स हैं, जैसे अकाल, फेमिन के साथ फ्लड, वार, ऐसे एपिडेमिक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जिनसे जनसंख्या में कमी आएगी। तो इस संदर्भ में माल्थस के सिद्धांत का एक उदाहरण है, आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था जिसको आयरिश पोटैटो फेमिन कहते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस तरह से बहुत सारे फेमिन हुए हैं। तो माल्थस इनको कहते थे फिजिकल चेक या पॉजिटिव चेक। तो माल्थस ये भी कहते थे कि इन पॉजिटिव चेक्स को रोकने के लिए इनसे बेहतर उपाय है कि हम यूज करते हैं प्रिवेंटिव चेक्स। इसमें माल्थस मानते थे कि मनुष्य देर से शादी करे, सिंपल लाइफ जिए, अपने पे कंट्रोल रखे, तो इस कारण से जो जनसंख्या वृद्धि है वो कुछ नियंत्रित रहे। ये माल्थस की थियरी थी जनसंख्या से संबंधित। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।